इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट में बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार रुझान हम आपको बता रहे हैं और यूपी में 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 38 पर आगे चल रही है और जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने स्टार्टिंग से ही जो बढ़त बनाई है वो अभी तक कायम है, लेकिन यह फासला जरूर बढ़ता जा रहा है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उत्तराखंड जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसके उलट उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। यहां पर बीजेपी आगे चल रही है तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस। यूपी में 90 सीटों पर बीजेपी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 90 सीटों पर बीजेपी आगे। पंजाब की बात करें तो आप और कांग्रेस के बीच टक्कर। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य राजेश जी। जिस तरीके से देखा जाए सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का सिनेरियो की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो ज्योतिष कहता है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली या ग्रह दशा के माध्यम से या पार्टी के माध्यम से आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पार्टी के माध्यम से आप बता रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो ठीक चल रहे हैं, बाकी जगह बहुत हालत खराब है बीजेपी की। इसमें दोनों ही बातों को मुख्य रखा जाता है कि मुखिया आपका कौन है, दूसरा पार्टी कौन है। तो पार्टी की अभी जो आज की ग्रह गोचर देखते हैं तो तीनों पार्टियों के ग्रह गोचर में कहीं कोई कमी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति भी आज की चंद्रमा से बिल्कुल ठीक आती है, क्योंकि आज जो उनका चंद्रमा भाग्य का चंद्रमा है, बढ़ाने वाला, भाग्य को बढ़ाने वाला है। और बीजेपी का चंद्रमा सम सप्तक के योग बना रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। वही आपके लिए भी द्वितीय स्थान का चंद्रमा है जो धन स्थान का चंद्रमा है। तो आप चूंकि अभी तक तो जीरो थी, तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक अच्छी पोजीशन पर आ जाएगी। और यूपी की यदि बात करते हैं तो यूपी के इसमें जो इस वर्ष के योग बन रहे हैं या अगले जो 5 वर्ष के योग बनते हैं, उन योगों में योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली इन तीनों पर भारी है। प्रियंका गांधी पर, अखिलेश जी पर और मायावती जी पर। इसलिए वहां पर योगी जी प्लस उत्तर प्रदेश की बीजेपी की गृह योग और राष्ट्रीय गृह योग, ये तीनों मिलकर योगी जी के फेवर में है। इसलिए उत्तर प्रदेश के रुझान थोड़े से अधिक अच्छे होंगे और धीमे धीमे उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति पर आ जाएंगी। तो ये योग इसमें बनता है। लेकिन ज्योति जी एक सवाल और है कि जो ये योग बन रहे हैं क्या ये पल पल चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, योग चेंज नहीं होता है। योग जो बनता है वो वही बनता है, लेकिन अंतर इतना पड़ता है कर्म से भाग्य बनता है। हाँ जी। तो कई बार 500 से 1000 वोटों का एक कैलकुलेशन होता है। पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। तो वो जो स्थिति होती है उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें भी हर व्यक्ति के अपने पास कुंडली है। तब तो फिर इस आकलन पर बहुत अच्छे से पहुंचा जा सकता है कि कौन कितनी सीट को जीतेगा और क्या स्थिति बनेगी। लेकिन ओवरऑल यदि बीजेपी, कांग्रेस और प्रदेश की यदि कुंडली को लेते हैं तो टेंटेटिव वहां तक पहुंच सकते हैं कि 70% आकलन ज्योतिष का सही आता है। चलिए, लगातार एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 35 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बीजेपी 15 सीट पर आगे है, कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अब बढ़त बना ली है। उत्तराखंड में 35 सीटों के रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऐसे तोमर स्प्लिटेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोमर साहब, जिस तरीके से देखा जाए लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी आगे निकले, हर कर्म किए गए थे, हर तरीके के रुझान और एग्जिट पोल को देखते हुए भी बीजेपी कहीं खुश भी हो रही थी, कांग्रेस भी खुश हो रही थी। लेकिन शुरुआत में बीजेपी जरूर आगे रही, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ती जा रही है और ये बढ़त कांग्रेस के लिए आगे बढ़ती। क्या ये बढ़त ऐसी कुछ सीटें, या फिर अब तो मशीन की शुरू हो गई होगी काउंटिंग, तो क्या कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अब ये जो सिनेरियो है बढ़ेगा या घटते?
देखिए देखिए बता दूं आपको, अभी तक 35 हो चुकी है, 35 अभी तक 35 जो सीटें उसमें रुझान आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की लगातार टक्कर चल रही है। अन्य एक प्रत्याशी की जो है वो भी आ गया, उसमें आ गया है। लेकिन अभी देखा जा रहा है जिस तरह से दीपक। जी 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 तो हेलो। जी तोमर जी, आपकी आवाज दर्शक सुन पा रहे हैं। अब देखिएगा तो जिस तरह से रुझान आ रहा है वो लगातार कांग्रेस बढ़त बना रही है। अभी बैलेट पेपर खुल रहे हैं, अभी लगातार ईवीएम भी अभी खुलेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस बढ़त बना रही है। उत्तराखंड कांग्रेस जो उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, और ऐसा लग रहा है कि दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। दीपक बिल्कुल, लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए कोई उम्मीद है कहीं पर भी? देखिए अभी बैलेट पेपर चल रहा है। बैलेट पेपर लगातार बीजेपी चल रही थी, तो अब कांग्रेस आगे आ गई। अगर बैलेट पेपर खुल गई, हर बार ये देखा गया है जो बैलेट पेपर खुलता है वो उसमें लगातार बीजेपी आगे रहती है, बीजेपी बढ़त बनाती है। उसी बैलेट पेपर से बीजेपी जीतती रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उल्टा हो रहा है। बैलेट पेपर में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और लगातार कांग्रेस यहाँ पे अभी तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने में सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस उभर के आ रही है। जी वहीं अगर आप पार्टी की बात करें तो आप पार्टी का जिस तरह से शुरुआत में उन्होंने जो रुझान देखने को मिल रहा था जनता के बीच में, कि जिस तरह से जा रहे थे, आप चाहे अरविंद केजरीवाल ले लें, चाहे अजय कोठाल जी ले लें, लेकिन अब देख रहे हैं कि आप पार्टी का कोई खास वजूद दिख ही नहीं रहा रुझान। देखिए दीपक, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने तैयारी की थी और लग रहा था कि उत्तराखंड में अच्छी पोजीशन में आम आदमी पार्टी आएगी, और लेकिन जो वोटर का जो भरोसा था कि उनको लग रहा था कि बीजेपी उत्तराखंड में विकल्प है, बीजेपी कांग्रेस है, तो क्यों ना हम किसी पार्टी को चुने और अपना एक जो उत्तराखंड की जो लगातार जो बीजेपी कांग्रेस रही है उसको चुने। और इसको देखते हुए लगातार मुझे ऐसा लगता कि जो वोटर था वो शांत था और उसने जो वोट दिया है बीजेपी कांग्रेस को दिया है। अन्य जो पार्टियां दावे कर रही थी, लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी रुझान आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। जिस तरह लग रहा था बीएसपी भी लगातार चार सीटों पे जो बढ़त बनाई हुई थी, और निर्दलीय भी ऐसा लग रहा था निर्दलीय जीत हासिल करें। लेकिन वोटर शांत था इस बार। वोटर ने अभी जो वोट दिया है किसी को ऐसा जो अपना उन्होंने बताते हैं कि पहले पता चलता था कि वोटर ने वोट पता चल जाता था कि बढ़ेगा, लेकिन इस बार वोटर ने शांत कर वोट दिया है। और जो अभी लेकिन 2 बजे तक क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड कौन पार्टी बन जा रही। जी तो मुझे तमाम जानकारी साझा करने के लिए लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। रवि अवस्थी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दीपक बघेल जी हैं, बीजेपी से लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और आरपी राजन भी हमारे पास समाजवादी पार्टी से, और आचार्य जी भी हमारे से ज्योतिष जुड़े हुए हैं। आचार्य राजन जी, जिस तरीके से देखा जाए दीपक बघेल जी, बीजेपी चल रही है आगे, रुझान जो अभी तक सामने आ रहे हैं, इन रुझानों में क्या देखते हैं, आगे क्या होगा, किस तरीके की चिंता भी है? क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि अभी बैलेट पेपर ही ओपन हुए हैं। क्योंकि बैलेट पेपर में एक नियम है कि जब भी कोई सरकार होती है बैलेट पेपर में वही आगे रहती है, लेकिन अब मशीन की जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि लगभग बराबर पे सपा भी आपके आ जाए। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ हैं, बूथों पर जिस प्रकार से पन्ना प्रमुखों ने, बूथ अध्यक्षों ने एक अभेद क्लास की तैयार किया, लोगों से सतत संपर्क किया, और उसका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए बढ़त अभी शुरुआती चरण है, आप देखिएगा शाम तक होते होते और ये काफी ऊपर तक जाएगी और हम 300 प्लस का एक आंकड़ा आज छूते हुए नजर आएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से गरीबों के लिए जो काम किए, कल्याणकारी योजनाएं चलाई, आज उनका परिणाम है कि ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। और आशा करते हैं कि जनता का आशीर्वाद इसी प्रकार से मिला हो तो ज्यादा से ज्यादा हम 300 प्लस लाकर फिर आगे आने वाले समय में जनता की पूरे तन मन के साथ में सेवा कर सके। ठीक है। आरपी राजन जी, बैलेट पेपर की बात करें तो यहाँ पर बैलेट पेपर में पिछड़ रहे हैं आप। देखिए अभी कोई प्रारंभिक मतगणना है, बैलेट पेपर की है, मतगणना शुरू हुई है, मतगणना आने दीजिए। और जहाँ तक बात रही समाजवादी पार्टी मुद्दों के साथ गई थी जनता के बीच में, और जनता के बीच में उन्हीं मुद्दों के साथ बराबर तटस्थ थी और आज भी तटस्थ है। अभी कुछ ही समय बाद थोड़ा सा इंतजार किया जाए कि जब जाना ठीक नहीं, घंटे बाद आप देखिएगा रुझान जब आना शुरू होंगे तो समाजवादी पार्टी के फेवर में ही होंगे। आप देखेंगे सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, स्वाभाविक।
ठीक है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए वो एग्जिट पोल जो कह रहे थे, शुरुआत कुछ कुछ वैसी हो रही है, चिंता नहीं हो रही? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। एग्जिट पोल को तो हम लोग नहीं मानते। अगर एग्जिट पोल भी माना जाए तो मेरा मानना है कि फिर मतगणना की क्या आवश्यकता है, इंतजार किया जाए, थोड़ा सा धैर्य, बस ज्यादा कुछ ही समय, घंटे 2 घंटों की बात है, अभी सब सामने आ जाएगा, तो उसका उधर पानी का पानी हो जाएगा। आम जनमानस ने एक आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार किया था, उसी आरोप पत्र के तहत मतदान हुआ है और वो मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में आम जनमानस ने मतदान किया है। तो अभी देखिएगा आप, समाजवादी पार्टी बहुत बनाएगी, सरकार बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी, वो साफ हो जाएगा 1-2 घंटों में। उन बातों में वक्त जाया करना ठीक नहीं है, थोड़ा सा धैर्य करके इंतजार किया जाए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। नहीं, धैर्य तो है, आप भी रखिए, हम भी रखते हैं, लेकिन जनता भी रख रही है। जी जी। लेकिन हाँ, जो रुझान आ रहे हैं उसके संबंध में ही हम बात कर रहे हैं। रवि अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रवि अवस्थी जी, रुझान यूपी के एक देखा जाए, हाँ टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल और जो माहौल जो शुरुआत से देखा जा रहा था उससे एक तरह से आश्वस्त था कि हाँ हो सकता है कि बीजेपी ही आएगी। लेकिन बाकी राज्यों में थोड़ा सा बीजेपी की हालत ज्यादा खराब है। उत्तराखंड में भी एक उम्मीद थी कि बराबर की टक्कर होगी, लेकिन रुझान जो कह रहे हैं उसमें हो सकता है कि बड़ा हाशिए पर या बड़ा अंतर बीच में आ जाए कांग्रेस और बीजेपी के। सीधी बात, सीधे उत्तर प्रदेश करते हैं, जो रुझान अभी आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेड थे? देखिए दीपक जी, हालांकि अभी बहुत कहना हो तो हाँ, ये बात सही होगा, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट का ही काउंटिंग हुई है और आम जनता जो आम मतदाता है उसका रुझान अभी तक सामने नहीं आया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो एग्जिट पोल जिस तरीके से बताए गए हैं तो तस्वीर साफ है कि उत्तराखंड में निश्चित तौर पर कसमकस की स्थिति है। और इसको देखते हुए आप देखिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से जो दिग्गज नेता हैं वो वहाँ पर उत्तराखंड में जमे हुए हैं और तमाम स्थिति पर नज़र भी रखे हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उत्तराखंड की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो बाकी उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि भाजपा वहाँ पर वापसी करेगी। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। निश्चित तौर पर सरकार की जो उनकी उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसको जनता ने कहीं ना कहीं हम अपना सहमति उसमें जताई है। जहाँ तक अगर बात करी जाए आप पार्टी या दूसरे दलों की, तो कांग्रेस की स्थिति तो खैर उत्तर प्रदेश में सभी को पता है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात जो उत्तराखंड में अभी आप कह रहे थे, मुझे लगता है कि उत्तर भारत हो या पूर्वी भारत हो, अभी यहाँ तक वामपंथी विचारधारा जो है वो पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाई, वहाँ पर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा है। पंजाब में देखिए, पंजाब में एक अंतर नज़र आ रहा है साफ तौर पर, क्योंकि आपसे वहाँ पर प्रभावित नज़र आ रहे हैं किसान आगे मतदाता, तो बताया जा रहा है, आप हालांकि परिणाम बताएंगे क्या स्थिति बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी ऐसे हालात नहीं बनेंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर रहने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरह से पंजाब की आपने जिक्र किया है, पंजाब में एक समय था कि अकाली दल और बीजेपी का बड़ा दबदबा था और काफी लंबे समय तक रहा, कांग्रेस का भी रहा। लेकिन ये सिर्फ अभी का सिनेरियो देखें और उसके बाद ये रिजल्ट देखें तो ऐसा नहीं लगता कि इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी या बीजेपी की रखी गई थी, कि जिससे अब जो हालात हैं कि बीजेपी इतना ज्यादा हाशिए पर है पंजाब में? 1-2 सालों में तो नहीं हुआ। दीपक जी, दरअसल क्या है, पंजाब की जो पंजाब या हरियाणा की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से भी प्रभावित होती है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसको लेकर अगर एक बड़ा आंदोलन कहीं हुआ है तो वो पंजाब और हरियाणा में हुआ है। तो एक बड़ा जो मतदाता है वहाँ का जो किसान वर्ग है काफी जागरूक है और वो इस तरह के अपने अच्छे बुरे के परिणाम के बारे में बेहतर तरीके से जानता है। उसको लेकर मुझे लगता है कि वहाँ पर इस तरह की जो राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति अक्सर बनी रहती है। अब देखिए, कांग्रेस का ही हालत देख लीजिए, वहाँ पर दो फाड़ कांग्रेस हो गई। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग ताल ठोके हुए और कांग्रेस की जो अपनी स्थिति वो भी सभी के सामने। तो निश्चित तौर पर वहाँ का जो मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आता। तो इसी के देखते हुए मुझे लगता है कि जो पंजाब में जो हालात नजर आ रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे त्रिशंकु जैसे एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं, किसी एक दल को पूरा बहुमत मिलेगा ये भी उम्मीद नहीं की जा रही है। दीपक जी ठीक है, ज्योतिष जी हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योतिष जी, जिस तरह से राजन जी देखा जाए, अब मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर जो ये आपके ग्राम नक्षत्र हैं, क्या ये पल पल चेंज होते हैं? क्योंकि समीकरण और रुझान जिस तरह से बदल रहे, हो सकता है आगे पीछे कभी बीजेपी हो तो कभी कांग्रेस, तो क्या ये भी कुछ चेंज होते हैं, नंबर्स की तरह बदलते रहते हैं कि हाँ, जैसे सेंसेक्स या फिर ऐसी एक ग्राफ रहता है जो कि अप डाउन होता रहता है, तो क्या ऐसा भी ज्योतिष में होता है कि ग्रह नक्षत्र भी अप डाउन होते हैं? नहीं, ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र अप डाउन नहीं होते हैं।
इसमें तो सिर्फ एक एनालिसिस करने का जो तरीका होता है वही तरीके में ही कहीं कुछ गलती हो जाए तो ये एक नेगेटिव स्थिति बनती है, परंतु ये चेंज इसमें नहीं होता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की कुंडली देखें और वहाँ के मुखिया की कुंडली देखें, यदि ये दोनों कुंडली बहुत भारी पड़ती हैं तो निश्चित रूप से विजय मिल जाती है। अन्य प्रदेशों के साथ भी ये स्थिति बनती है, देशकाल परिस्थिति के साथ भी स्थिति बनती है। अभी आपको मतलब ये जानकर हैरानी होगी कि हम जिस आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद बोलते हैं पाकिस्तान से आता पाकिस्तान, जबकि ये सही नहीं है। आतंकवाद आता है चीन के थ्रू। तो भारत के जो जितने भी बाउंड्री वाले राज्य हैं उन राज्यों में इस तरीके की आपकी विचारधाराएं फैल जाना, वामपंथी विचारधाराएं फैल जाना, इसको फैलाने में कहीं वो सक्सेस हो जाता है। तो वहाँ आपको ज्योतिष में खाली पंजाब की कुंडली आप नहीं देख सकते, या पंजाब में अमरिंदर सिंह अकेले से मिलाकर कुंडली देखेंगे। पंजाब में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें दखलंदाजी कौन कर रहा है और कहाँ से वहाँ फंडिंग होती है, कहाँ से वहाँ व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो उस दृष्टि से देखते हैं तो पंजाब में जो पोजीशन बनती है, चीन के द्वारा बहुत अच्छा हस्तक्षेप वहाँ पर किया गया। और आज जो स्थिति वहाँ बनती है, आप पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस, ये तीन की वहाँ पर टक्कर रहेगी। अभी आप आने वाले समय में देखेंगे तो तीनों में बनेगा। चूंकि यहाँ ये कि आप पार्टी है, आप पार्टी की तरक्की निश्चित है। अब तरक्की में ये नहीं कह सकते कि आप वो सरकार बना के जाएगी, लेकिन आप पार्टी खाता भी खोलेगी और अपनी दमदारी के साथ अपनी बात भी वहाँ पर रखेगी। कांग्रेस की स्थिति पहले थी, कांग्रेस की स्थिति वहाँ से कमजोर होगी, लेकिन आप और कांग्रेस मिलकर कहीं कोई अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। बीजेपी और अकाली दल को यदि देखते हैं तो बीजेपी की स्थिति में पहले भी स्ट्रांग नहीं थी और आज भी बहुत अच्छी नहीं है। और बीजेपी चूंकि अभी कुछ मामले ऐसे रहे जिसमें कि बीजेपी को वहाँ कोई उम्मीदवार ही नहीं है, तो अकेले बीजेपी की कुंडली को पंजाब से कंपेयर करना वो ठीक नहीं होता, क्योंकि यदि वहाँ कोई दावेदारी कर रहा है तो उसकी कुंडली से कंपेयर करके मालूम पड़ता है व्यक्ति जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो वहाँ पर बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है। तो ज्योतिष के जो आकलन होते हैं इस प्रकार से लोगों को देखते हुए आकलन किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट दिया जाता है। तो रिजल्ट पे सही होता है। उतनी कुंडली व्यक्ति के पास नहीं होती है, इसलिए उतना सटीक आकलन नहीं आ पाता है। तो जितनी अधिक कुंडली वहाँ की होती हैं उतना ही अधिक आप सटीक आकलन कर सकते हैं। तो ज्योतिष में इफ एंड बट बहुत अधिक नहीं होता है, या मैक्सिमम रूप से वही स्थिति क्लियर होती है जो होती है। ठीक है। जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा एक अंतर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 132 और एसपी 54 पर जो भी रुझान ही, हालांकि बैलेट पेपर का ही रुझान अभी सामने निकल कर आ रहे हैं। तो एक अभी मेन रुझान जो कि मशीन से अभी जो काउंटिंग होगी उसके निकल कर आएंगे, तो उसके बाद ही कुछ तस्वीर सामने आएगी। लेकिन जो बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक बघेल जी, रुझान आने के बाद एक चेहरे पर खुशी होगी, एक संतोष होगा कि हाँ ठीक है, मेहनत अब कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और जो शुरुआत के प्रचार में जिस तरह से सपा बराबर की टक्कर दे रही थी, हालांकि अभी भी खुश होने की ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ एक मुस्कान ला सकते हैं कि रुझान में अगर अंतर बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कवर करने में थोड़ा सा मुश्किलात होंगी सपा को। देखिए दीपक जी, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, उसका जो प्यार और मान सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी को बैलेट के द्वारा दिया, ईवीएम की मशीन में बटन के द्वारा जो कमल का फूल खिलाया जा रहा है, उसमें हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बन रही है। और जनता ने जब भरोसा देती है तो एक नई जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी बात को पूर्ण रूप से हमने स्वीकारा है। 2017 में भी जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर माफिया राज की एक स्थिति बनी थी, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बसपा सरकार में, सपा सरकार में पूर्ण रूप से ध्वस्त था, उसको फिर से सुदृढ़ किया, सुशासन का राज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कायम किया, महिला की सुरक्षा को वरीयता दी, उन्हीं महिलाओं को सम्मान पहुंचाया। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने की, और उसी का आज नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये सब सरकार ने जो जमीन पर काम किए हैं ये उनका नतीजा है, वरना पूर्व की सरकार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी वो इस तरह से खराब कर दी थी, क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता था। आज उसी उत्तर प्रदेश को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में जाना जाता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा सरकार के द्वारा बनाए गए। लेकिन दीपक जी, लेकिन एक बात और है कि रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और लगभग ज्यादा अंतर नहीं कहेंगे इसे, हो सकता है कि अभी बीच में जब मशीन की जो वोटों की गणना शुरू हो तो हो सकता है वो भी कंप्लीट हो जाए। आपको ऐसा नहीं लगता 5 साल में आपने काम किया उसके बावजूद भी जो सपा 6 महीने पहले एक्टिव हुई वो आपके बराबर पहुंच गई या लगभग बराबर तक पहुंच गई? देखिए ऐसा नहीं है, शुरुआती रुझान है, आप शाम तक देखिएगा कि वोट, देखिए यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको जनता बाहर कर देगी, और अगर आप काम करोगे तो आपको जनता बनाए रखिए। और ये उत्तर प्रदेश के
21 वर्ष के इतिहास में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन लोगों ने काम किया। वो तीनों मुख्यमंत्रियों में से एक योगी आदित्यनाथ जी हैं, एक अखिलेश यादव हैं और एक मायावती है, जिन्होंने पूरे 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया। उनमें से 2 मुख्यमंत्रियों को जनता ने पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया और आज देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो रिपीट होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक इतिहास है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर और इस इतिहास को बनते हुए और आप और हम आज देखेंगे शाम को। ठीक है, जिस तरह से राजन जी कहा जाता है कि कांग्रेस अभी तक जब भी हारती है तो ईवीएम पर उसका ठीकरा फोड़ती है। रुझान जब से एग्जिट पोल आए तब से हमेशा इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सफाई की मशीन वाले स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गए, मतगणना स्थल पर कैंप लगा लिया, यहाँ तक कि डीएम की भी गाड़ी चेक की जा रही है। तो इसे क्या कहें, छटपटाहट या इनसिक्योरिटी, क्या ऐसे नाम दें? क्योंकि अब ईवीएम पर आप भी कहने लग गए हैं कि ईवीएम बदल दी जाती है, ईवीएम चेंज कर दी जाती हैं, बल्कि ईवीएम के जो जानकार है वो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना कुछ 12 लेयर की सुरक्षा होती है कुल मिलाकर देखा जाए, टेक्निकली और अनटेक्निकली। क्या इसे पॉसिबल है इस चीज को कि सीसीटीवी कोई कैमरा 24 घंटे कहीं चालू हो और आप जाके मशीनें निकाल लाएं और मशीनें रखाएं, ऐसा पॉसिबल है? देखिए मित्रों, ऐसा है, संदेह है इस लोकतंत्र में। जिस तरीके से बनारस में हुआ, भदोही में हुआ, जो चीजें विजुअल सामने आ रहे थे, विजुअल को तो नहीं नकारा जा सकता। मैं कहता हूँ बनारस में क्या हुआ, जब डीएम साहब ने कहा कि वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा हैं, प्रशिक्षण के लिए हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसके तहत आप कुछ भी करिए, एक कदम भी बढ़िए, उसमें सभी दलों को, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, निर्दलीय उम्मीदवारों, सभी उम्मीदवारों को संज्ञान में लेकर के, जिलाध्यक्षों को संज्ञान में लेकर के कोई मूवमेंट होता है, आवागमन होता है, तो जिलाध्यक्षों को और उम्मीदवारों को जरूर सूचना या उनके प्रतिनिधियों को, इलेक्शन एजेंटों को सूचना निश्चित तौर पे दी जाती है। इस बात को समाजवादी पार्टी ने जब विरोध किया, गाड़ी जब पकड़ी गई तो स्वीकारा भी और कहा भी कि हाँ, हमसे प्रोटोकॉल में धमकी हुई। तो लोकतंत्र में जहाँ तक चूंकि ये संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग बहुत बड़ी, और अगर संदेह है, इतना आम जनमानस का, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा लगता है, संदेह नहीं उत्पन्न होना चाहिए, संदेह का समाधान होना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर ऐसी बातें सामने आ रही थी तो सवाल उठते हैं, सवाल उठेंगे। जनता पार्टी क्यों नहीं इस पे बोलती है? तो ये सारी चीजें किस लिए कहा गया है, और बिल्कुल कहा जाए जहां कहीं ऐसी बातें आएंगी। आप बताइए, चुनाव आयोग से कहा गया कि जिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उस क्षेत्र में पोस्ट है, तो उनके परिवारजन उसी क्षेत्र से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? चुनाव आयोग ने नहीं हटाने का काम किया। तो ये सारे सवाल खड़े होते हैं। इसलिए संवैधानिक संस्थाएं जब इस तरह की बातें करेगी, इस तरह कार्यप्रणाली की संवैधानिक संस्थाओं पर होगी, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा। तो सवाल खड़ा होगा, आम जनमानस ने मतदान किया है तो आम मतदाता ठगा महसूस करता है कि हमने मतदान किया है और ये क्या हो रहा है, तो उसके आम मतदाता को विश्वास में लेकर के, आम लोगों को भरोसे में लेकर के उनका भरोसा कायम रहे। लोकतंत्र में भरोसा बहुत बड़ी चीज है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। सवालों का समाधान होना अत्यंत और नितांत आवश्यक होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी उन मुद्दों के साथ, उन सवालों के साथ, आम मतदाता के साथ खड़ी हुई है। और जहां तक बात रही रुझान की, अभी पहला रुझान है, बैलेट पेपर का है, तो बहुत इसमें कुछ अंतर नहीं है। बहुत जल्द, अभी घंटे 2 घंटे में रुझान आना शुरू हो जाएंगे, दोपहर तक कमो बेश स्थिति क्लियर हो जाएगी। सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी, मुझे जो लगता है, क्योंकि मुद्दों के साथ मैं था, समाजवादी पार्टी मुद्दों के साथ थी, आम जनमानस के मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। आपने देखा होगा जब अंतिम चरण का चुनाव था, यही प्रयागराज के छात्र किस तरह निकल करके जा रहे थे, ट्रकों में, बसों में भर करके, और समाजवादी पार्टी सरकार का आह्वान कर रहे थे, अखिलेश यादव जी का आह्वान कर रहे थे। तो लोग अपने गाँव में गए हैं, पूर्वांचल के एक बड़ा था, वहाँ तैयारी करता हुआ निकल कर गए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही रहा, किसानों की समस्या, छुट्टा जानवरों की समस्या, 3 काले कानून की समस्या, किसानों के ऊपर। राजन जी, आपको रोकना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रुझानों में बीजेपी 150 के पार 157 के करीब पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 56 सीटों पर ही बढ़त बना पाई है अभी तक। वही सपा 4, कांग्रेस 4, जो कि बराबर चल रही है। तेजी से बहुमत की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त के रुझानों में बीजेपी की बड़ी बढ़त, शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बम्पर बढ़त बनाई थी और अभी भी ठीक वैसा ही है। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है लगातार। जो पैनल हमारे साथ बना हुआ है, कांग्रेस से राजन जी जिक्र कर रहे थे कि अगर राजन जी, अगर
सिर्फ एक बात, एक क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर यहाँ पर सपा नहीं आ पाती है सत्ता में या फिर पिछड़ जाती है, तो इसे स्वीकारेंगे आप या फिर कहीं पर ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ेंगे? बात ठीकरा फोड़ने की नहीं है। आम मतदाता के समाजवादी पार्टी के साथ है। आम मतदाता ने मतदान किया समाजवादी पार्टी के साथ, और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ईवीएम को लेकर के इस तरह से प्रचार प्रसार और बेईमानी करने का काम जो कर रही थी, वो छिपा नहीं है। सारे विजुअल आते हैं, जो विजुअल सारे हैं। नहीं, भाजपा सिर्फ विजुअलों के तहत बात नहीं, भाजपा की जो बात करें, भाजपा कई प्रदेशों में हारी है और अच्छे खासे वोटों से हारी है, लेकिन भाजपा के मुंह से कभी ये जिक्र नहीं आया कि ईवीएम खराब थी या हैक कर ली कांग्रेस ने या कांग्रेस ने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की। लेकिन कांग्रेस और सपा के अंदर ये चीज देखने को अक्सर मिलती है। ये भी देखिए, भाजपा जिन प्रदेशों में हार रही, जहाँ सरकार ने, अगर मान लिया पंजाब में है तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस ने इस तरह का नंगा नाच करने का काम नहीं किया है पंजाब में। तो ये भी चीजें तो देखिए मित्र, जहाँ सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, वहाँ क्या करने का काम कर रही है। आपने अभी देखा था पश्चिम बंगाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और रुझान भी क्या थे। रुकना चाहूंगा राजू जी आपको। बागेश्वर उत्तराखंड से हमारे साथ अनिल पांडे जुड़ गए हैं। अनिल, बागेश्वर की स्थिति क्या? अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही? जी, बागेश्वर की कपकोट और बागेश्वर विधानसभा पे इस समय भाजपा जो है बागेश्वर विधानसभा में बढ़त बनाए हुए है। वही कपकोट विधानसभा की बात करें तो कपकोट विधानसभा में जो पहले मतगणना के रुझान आए हैं, उसमें भी कांग्रेस और नहीं, उसमें भाजपा आगे चल रही है। 2075 वोट मिले हुए हैं भाजपा के प्रत्याशी सुरेश गड़िया को। वही बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी तो उन्हें 1644 वोट मिले हुए हैं। यहाँ पर अंतर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अंतर बढ़ता जा रहा है या फिर और ज्यादा बढ़ेगा? जी, अभी पहली मतगणना हुई है, अभी कई चरण बाकी है, तो देखना होगा कि आगे जो मतगणना होने वाली है उसमें किस तरीके से रहता है। अभी काफी कम मतों का अंतर है, 300 के करीब मतों का अंतर रहा है, तो देखना होगा कि जो आगे मतगणना होती है उसमें क्या रुझान निकल के आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा अनिल। अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं डोईवाला से। डोईवाला में स्थिति क्या है अनिल? अनिल, अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। जो भी हमारे सहयोगी हर एक विधानसभा सीट, हर जो मतगणना स्थल है उसकी जानकारी और एक अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। लगातार हम उनसे संपर्क करते रहेंगे। हमारे साथ और भी पैनल है, पैनल से बात करें उससे पहले अनिल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनिल, डोईवाला में स्थिति क्या? जी, डोईवाला में अभी भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण गैरोला आगे चल रहे थे, और जिस तरह से 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और 9 बजे जो ईवीएम मशीन है उसकी काउंटिंग शुरू हुई है, उसके बाद भाजपा प्रत्याशी जो है ब्रजभूषण गैरोला आगे चल रहे हैं। ठीक है, अगर वहां पर उत्साह, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं सामने और वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, किस तरह से लोगों में और प्रत्याशियों में माहौल? जी, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। और आगे देखना ये होगा कि आगे कौन प्रत्याशी आगे निकलता है और आगे मतगणना में क्या रुझान सामने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तनवीर अली जुड़ गए हैं हरिद्वार से। तनवीर, हरिद्वार में क्या स्थिति है इस वक्त? जी, मैं बता दूं, यहाँ पर भी जितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं विधानसभा की, इनमें कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन कुछ जगह बसपा भी अपना दम दिखा रही है, क्योंकि जो लखर विधायक जो पहले ही विधायक रह चुके हैं बसपा के और प्रत्याशी हैं, बताया जा रहा है कि वो मतगणना में अभी आगे की शुरुआती रुझान है। अभी शुरुआती रुझान में अभी कुछ सीटों पर कांग्रेस, तो कुछ सीटों पर भाजपा और 2-3 सीटों पर बसपा भी अपना दम दिखा रही है। अभी शुरुआती रुझान है, अभी जो बैलेट है वो भी उनका भी गिनती जारी है, और जो ईवीएम मशीन है उनको भी खोलकर अभी गिनती शुरू कर दी गई है। और अभी जो शुरुआती रुझान है उनमें अभी कुछ पर बसपा, कुछ पर कांग्रेस और कुछ पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जी, चलिए, नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर, जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है अब देखा जाए तो। अभी हालांकि आप जिक्र करें रुझान ही है, जाहिर सी बात है रुझान है, लेकिन रुझान में अगर लंबा हाशिया अगर बढ़ता जाए तो ये चिंता का विषय होगा या नहीं?
रवि अवस्थी जी। जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए मैं दीपक जी पहले भी हालांकि एग्जिट पोल जो बता रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति हालांकि वहाँ की स्पष्ट है। जहाँ तक अन्य राज्यों की बात है, तो खास करके उत्तराखंड को लेकर जरूर कसमकस की स्थिति बताई जा रही है, और वो स्वाभाविक तौर पर उत्तराखंड भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर दरअसल एक और बात का ये भी थी दीपक की, पिछले दिनों जो वहाँ पर अस्थिरता का वातावरण माहौल रहा, राजनीतिक माहौल, आप देखिए कितने मुख्यमंत्री चेंज वहाँ पर किए गए, एक मुख्यमंत्री तो केवल 15 दिन के लिए बनाए गए थे। तो ऐसी तमाम जो स्थितियाँ होती है वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो उसका भी असर स्वाभाविक तौर पर ये देखा जा रहा है कि कौन स्थिर सरकार दे सकता है। तो चूंकि रावत जो है वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो उन्होंने पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर टक्कर सामने आ रही है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में देखिए पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो एक सुरक्षा जो है उसको मुद्दा बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो स्टार प्रचारक रहे, उन्होंने पूरा इस अपराध जो समय वहाँ पर है उसको लेकर उन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं समाज भी एक सुरक्षा चाहता है, क्योंकि दूसरी तरफ विकास दूसरी प्राथमिकता में आता है, क्योंकि पहले अगर व्यक्ति सुरक्षित है तो ही विकास काम आएगा। तो स्वाभाविक तौर पर पूर्ववर्ती सरकारों में जो वहाँ पर रहा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जिस तरह पे वहाँ पे आपराधिक घटनाएं सामने आई है, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा जो समाज जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको लेकर जो वहाँ पे लोगों, मेरी भी कई लोगों से वहाँ पे बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर उनका यही कहना था कि हमें इस सरकार ने कम से कम सुरक्षा तो दी है, आज बड़े बड़े अपराधी जो है जेलों में है। यही मुद्दा चुनाव में भी बना। अब देखिए चुनाव में अगर किसी पार्टी ने, हालांकि देखिए जो वहाँ उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसका कोई दूध का धुला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हो सकते। उम्मीदवार जो खड़े किए गए उन पर भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि उन पर भी कई अपराध दर्ज है, लेकिन कौन बड़ा अपराधी है, उससे कैसे निजात मिल सकती है, ये जनता चाहती है। सुरक्षा की तो बात की सर, अगर रवि अवस्थी जी, सुरक्षा में उत्तराखंड भी बीजेपी की सुरक्षा, बीजेपी का कवच चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता जो बहुत बड़ा राज्य है और वहां पर भी जनता बीजेपी का कवच चाहती है। पंजाब की जनता कवच नहीं चाहती या सुरक्षा नहीं चाहती या कुछ और चाहती है? देखिए पंजाब में दीपक जी ऐसा नहीं, दरअसल क्या है कि वहाँ पर जैसा अभी मैं एक सुन रहा था, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में जो है कि भाजपा पूरी तरीके से बहुमत में कभी सरकार में नहीं रही। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो स्वाभाविक है, जब वो अकाली दल के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई है, पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार वहां पर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर वहां के लोगों ने अभी ये वो जो आपने सवाल खड़ा करा वो तमाम चीजें देखी नहीं ना कि भाजपा कैसे सुरक्षा दे पाती है या अन्य राज्यों में क्या स्थितियां हैं। तो तुलनात्मक दृष्टि से हालांकि अपराध समाज में लगातार हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा ने पूरी तरीके से, मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी आपराधिक कई मामलों में जो है आगे है। तो स्वाभाविक तौर पर जी मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी 150 से ज्यादा पहुंच गई है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 3 गुना ज्यादा आगे चल रही है सपा से। जो अभी रुझान आ रहे हैं सामने 253, इसमें 181 पर बीजेपी है और एसपी 62 पर चल रही, बीएसपी 5 पर है, कांग्रेस 4 पर है और अन्य पर 1 है। अब ऐसे में एक तरह से बहुमत के करीब पहुंच गई है अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी। रवि अवस्थी जी, हम जिक्र इसी की चीज का कर रहे थे, इतने जैसे कि अभी रुझानों की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, रुझानों में जिस तरह से बीजेपी की हालत पंजाब में, ये इतना तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं थी खराब। जैसे मैं राजेश जी को सुन रहा था, कई जगह तो भारतीय के उम्मीदवार ही नहीं थे, तो वही तौर पर भाजपा की स्थिति पंजाब में कमजोर रही है। अगर अभी आप दक्षिण भारत की बात करें तो कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो भाजपा की स्थिति निश्चित तौर पर कमजोर है। भाजपा लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरीके से अगर ये वो पंजाब हो या दक्षिण भारत हो, वहां तक छुपाई नहीं हो पाया। और जो राजनीतिक स्थिति है तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पंजाब में चूंकि वो अकाली दल के साथ मिलकर उसने अभी चुनाव लड़ा है या दूसरे अन्य राज्यों दलों से भी उसने गठबंधन करा है, तो स्वाभाविक तौर पर जो परिणाम आएंगे वो जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि वहां पर त्रिशंकु की स्थिति बन सकती है। दीपक, ठीक है, जिस तरह से देखा जाए दीपक बघेल जी, उत्तर प्रदेश में तो खुश हो सकते हैं, ये आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ेगा तो खुश होने वाली बात भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह से पंजाब में हालत हम जिक्र भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी बढ़त बना ली है बीजेपी ने, लेकिन हाँ पंजाब की अगर बात करें तो स्थिति जो पंजाब में बीजेपी हो रही है उसका जिम्मेदार किस चीज को मानते हैं आप? अपनी रणनीति या फिर कुछ ऐसे निर्णय जिससे वहां पर हालात ऐसे बने, या किसी और ही चीज को दोष देंगे जो कि आप भी समझ रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत जी
जी दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत चुनाव में उतरती है और पूरे तन मन के साथ में चुनाव लड़ती है, पूरे जोर से चुनाव लड़ती है। परंतु अब क्या कमी रह गई वो जनता देखे। वहां पर पंजाब की सरकार में भारतीय जनता पार्टी पे क्यों भरोसा नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों पर लगातार काम करती आई और जनता को एक सुशासन उपलब्ध कराने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। कहीं ना कहीं कमी होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता का जहां लोकतंत्र में जनता अपना आशीर्वाद दे और ना दे उसी पे निर्भर करता है। अगर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो स्वाभाविक सी बात है वहां कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों को स्वीकार करके संगठन आगे बढ़ेगा, उन कमियों को दुरुस्त करेगा और फिर दोबारा से काम करेगा और जनता के बीच में फिर पुनः जाएगा। तो ये चीजें तय होती हैं। परंतु अभी जब तक इस पर पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, जब तक पूर्ण रूप से वहां पर निर्णय नहीं आएगा। जब निर्णय आएगा जब माना जाएगा कि हाँ जनता ने आशीर्वाद दिया है या नहीं दिया है। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जहाँ पे आप काम नहीं करते वहां आपको जनता नकार देती है और जहाँ जनता के बीच में आप काम करते हो, जनता की बात सुनते हो, जनता के बीच में सुशासन कायम रखते हो, जनता को समझते हो, तो आपको वहां जनता सरापों पर बिठा के रखती है। और आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर यही चीज आप देखने को मिलेगी। नहीं, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि एक आप पार्टी जो कि कल आई पार्टी वो किसी राज्य में जाकर अपना वर्चस्व जमाती है और जो पार्टी पूरे देश में अपना वर्चस्व जमाई हुई है, प्रधानमंत्री उसका है, कई राज्यों में शासन उसका है, उसके बावजूद भी एक आम आदमी पार्टी वहां पर बढ़त बना लेती है और बीजेपी वहां पर इस हालत में आ जाती है। कुछ लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है जो कि नहीं होना चाहिए? देखो, आम आदमी पार्टी ने जाकर वहां पर जो फ्री वाइज का जो सिलसिला चालू किया, ये पूर्ण रूप से गलत परंपरा है जो वहां पर चालू की गई। आप देखिए गलत किस हिसाब से, गलत कैसे, गलत किस प्रकार से? अगर जनता को, जनता को अगर सहायता दी जाए, नेताओं को मिल सकती है, जनता को क्यों नहीं मिल सकती है भाई? जी देखिए दीपक जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यही बात बता रहा हूँ आपको। जनता का पैसा और जनता के बीच में ही खर्च होना है, पर जनता का पैसा जनता के बीच में किस प्रकार से खर्च होना है। आपके पास 5 रुपया आया, आपने 5 रुपया सीधा फ्री में बांट दिया। आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा रहे, आप प्रदेश में बड़े निर्माण को नहीं बढ़ा रहे। ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं जिससे आगे की नींव रखी जाती है, आगे के 10 साल 5 साल की नींव रखी जाती है। आपके पास आपने 1000 रुपया कमाया, 1000 रुपया खर्च किया, ना आपने बचाया, ना आपने अपने घर के किसी और काम में लिया, तो उस पैसे का भी बहुत ज्यादा मोल नहीं होता है। ठीक है, जनता को राहत देनी चाहिए, एक हद तक जनता को राहत देकर बाकी काम प्रदेश की आगे की योजना में लगाएं, जिससे कि आगे के समय पर लोगों को नए रोजगार मिले, फैक्ट्रीज मिले, वहां पर किसानों को सहायता मिले। ये सारी चीजें होती हैं। परंतु आप पूर्ण रूप से ये कह देना कि आपको सारी चीजें फ्री है, तो ये गलत है। जनता को भी या लोगों को जब तक देखिए कोई भी चीज फ्री में मिलती है तो उसका फिर मोल नहीं रहता। बात बिल्कुल सही आपकी बघेल जी, लेकिन सिलेंडर तो आप भी फ्री दे रहे हैं त्योहारों पे, जहां तक हो सकता फ्री तो आप भी दो दे रहे हैं सर, 2 दे रहे हैं। आप बात को समझिए ना सर, मैंने क्या कहा, जनता को राहत देनी चाहिए, जनता को इतना राहत देनी चाहिए कि उन पे अतिरिक्त बोझ ना पड़े, पर उसको पूर्ण रूप से फ्री कर देना भी एक तरह से उस चीज की बर्बादी होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज की समय में जो पानी है वो फ्री मिलता है समारोह के माध्यम से, लोग इस तरह से बर्बाद करते हैं कि पूछिए मत। ये समस्या है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में लगातार बीजेपी में बढ़त बनाए हुए है। लाल कुआं पूर्व सीएम हरीश रावत पीछे हो गए हैं, लगभग 400 वोटों से पीछे चल रहे हैं हरीश रावत। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर है। खटीमा से जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, करीब 900 वोटों से पीछे है मुख्यमंत्री धामी। लाल कुआं से पूर्व सीएम हरीश रावत भी पीछे। अधिक जानकारी के साथ एसएस तोमर जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड। तोमर जी, जिस तरीके से देखा जाए यहां पर जो कि दिग्गज हैं, खाटी नेता हैं, सीएम हैं, वो पीछे चल रहे हैं, एक 900 से तो एक 400 से। देखिए, बता दूं आपको, लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में अभी तक इतिहास रहा है कि कोई भी जो पार्टी चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री होता है, तो लगातार उत्तराखंड में इतिहास ऐसा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हमेशा आता रहा है। तो लगता है मिथक टूटा नहीं है, इस बार भी पूरा होने जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड के सबसे दिक्कत और जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, हरीश रावत की बात करें, पिछली बार हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे 2 सीटों का चुनाव लड़ा था, किच्छा से और ग्रामीण से, वहां 2 सीटों से बुरी से चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में बदलाव चाह रहा है उत्तराखंड, और
कांग्रेस जिस तरह से हरीश रावत को आगे जो चेहरा फेस किया आगे किया गया था हरीश रावत का, और उनको लाल कुआं से पहले उनको रामनगर से टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी कुछ आपसी कलह की वजह से उनको सीट चेंज करनी पड़ी और वो लाल कुआं पहुंचे। लाल कुआं से भी उनका विरोध रहा लगातार, क्योंकि बोला वहां पे जो लोकल जो प्रत्याशी पहले घोषित किया था वो कह रहे थे पैरासूट प्रत्याशी नहीं चलेगा। तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के जो लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र है वहां पे हरीश रावत को वहां के जो वोटर थे उन्होंने उनको जो पैरासूट प्रत्याशी बन के गए थे उनको हराने की कोशिश किया, और साथ वो वहां से हार भी सकते हैं, अभी पीछे चल रहे हैं, हालांकि कह नहीं सकते हार सकते हैं नहीं जीत सकते हैं, लेकिन काफी वोटर पीछे चल रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो लगातार बीजेपी मुख्यमंत्री चयन करके लास्ट में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया था, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री जो अपना खुद विधानसभा सीट खटीमा वहां चुनाव हार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जो जिनके चेहरों पर चुनाव लड़ा गया था दोनों प्रत्याशी कहीं न कहीं पीछे चल रहे हैं, और ये बहुत ही बीजेपी और कांग्रेस के लिए सोचने के आज के समय है कि अगर ऐसा जो जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है अगर वो चुनाव हारते हैं तो ये बहुत ही चिंता की बात है। जी तोमर जी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और ये मन में सोच रहे थे हमें तो कहीं भी उतार दो, हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी दोनों को ऐसा लग रहा था कि मेरे चेहरे चुनाव लड़ा गया है और मैं इस पूरे पार्टी जिता के लाऊंगा, लेकिन ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये बीजेपी अगर जो प्रत्याशी जो अगर जो चाहूंगा, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पुरेला, खसाली, रुद्रपुर और रुद्रप्रयाग में बीजेपी आगे चल रही है। मसूरी, बीएचएल, रानीपुर, पौड़ी में बीजेपी आगे है, इस वक्त की बड़ी खबर। बागेश्वर, देहरादून, कैंट में भी बीजेपी आगे चल रही है। पिथौरागढ़ और कपकोट, बद्रीनाथ, रुड़की में भी कांग्रेस आगे, लेकिन कुछ जगहों पर बीजेपी तो कुछ जगहों पर कांग्रेस आगे। पुरोला, घसाली, रुद्रपुर और रुद्रप्रयाग में बीजेपी आगे है, वहीं मसूरी और रानीपुर, पौड़ी में भी। कटिमा से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 900 वोटों से पीछे हैं मुख्यमंत्री धामी। लालकुआ से पूर्व सीएम हरीश रावत भी पीछे, 400 वोटों का अंतर। चक्राता सीट पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आगे चल रहे हैं और लगातार हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हुए हैं एसएस तोमर जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री है तो कहीं से भी उतार दो हम जीती जाएंगे, उसका ही शायद नतीजा है कि एक 900 से एक 400 से पीछे। जी बिल्कुल, जो उत्तराखंड की दिक्कत ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की दिक्कत से बिल्कुल लग रहा था कि हमारे चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और मैं कहीं से भी चुनाव जीते अगर मुझे पार्टी उतारती है मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ये दीपक ऐसा लग रहा है कि पूरा उलट गया चुनाव, जिस तरह से आंकड़े थे और जो एग्जिट पोल थे, हम लोगों को भी सर्वे था, हम लोग से बात कर रहे थे, लेकिन जो ऐसा लग रहा था मतदाता था जिसने बड़ मत दिया था बिल्कुल छुपा हुआ निकला है। लगातार जिस तरह से उसने वोट डाला था और हम लोग खुद कई सीटों पर गए थे, ऐसा लग रहा था कांग्रेस बढ़त बना रही है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लगातार बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस काफी रुझान काफी पीछे जा रही है। और वहीं उत्तराखंड दो दिग्गज हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लगातार बीजेपी के कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा। वो खुद कहते थे कि सबकी चाहत हरीश रावत, उन्होंने खुद का नारा था कि मेरी जो दम पे अगर कांग्रेस से कुछ भी है मेरे दम पे है, तो ये उल्टा हो रहा है। अगर खुद चुनाव हारे इसका मतलब हरीश रावत का जो है लोगों ने चेहरा पसंद नहीं किया है। भाई पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड में दौड़ रहे थे और लगातार सारी सीटों पर जा रहे थे, चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी भरे बढ़ा रही है। अपना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव ऐसा लगता है कि हाथी होने जा रहे हैं। जी, क्योंकि दीपक आपको ये भी बता दूं लगातार कि उत्तराखंड में जो भी पोलिंग सीट होती, जो भी विधानसभा जीतता है, लगातार बहुत कम मार्जिन होते हैं। कई जगह देखा गया कि 400, 300, 200 या 100 ऐसे वोटों से लोग यहाँ पे चुनाव जीते हैं। जी बिल्कुल, ये जो एक स्टेटमेंट दिया था हरीश रावत जी ने कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या तो फिर घर बैठूंगा, मुख्यमंत्री का पता नहीं कांग्रेस ने सुनी नहीं सुनी, कहीं ऐसा तो नहीं जनता ने ये जरूर सीरियस ले लिया हो कि घर बिठा देते हैं परमानेंट। बिल्कुल सोशल मीडिया पे इस तरह चला, उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पे अपना पूरा कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हरीश रावत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जो उत्तराखंड में अगर कांग्रेस है केवल हरीश रावत है, तो इस तरह मैसेज देना कहीं ना कहीं जो पार्टी के भीतरघात हुआ था। लोग कहते थे कि हरीश रावत सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं और अपनी बेटी को जिताऊं, और जबकि परिवार बात नहीं चलेगा, जबकि उसके बाद उनको 2 टिकट दिए गए, उनकी बेटी को हरिद्वार से ग्रामीण से उतारा गया, खुद लालकुआं से चुनाव लड़े और वो लगातार पार्टी
दबाव बना रहे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी जो वोटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने लगातार एक चाय पर चर्चा की, सारे पत्रकारों को और कुछ पार्टी के लोगों को बुलाया और कहा था नहीं मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उत्तराखंड की सेवा करूं। लेकिन वो लगता है कि जो पब्लिक है उसने हरीश रावत को नकार दिया। जी चलिए तोमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, ज्योतिष जी हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से देखा जाए सर, समीकरण बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो आपका जो अभी समीकरण थे वो आपने जो बोले थे उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली, वो तो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। उसमें निश्चित रहे कि जो ज्योतिषी गणना है उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है, यहाँ पर बीजेपी ही लगभग बहुत अच्छी पोजीशन पर इसमें रहेगी। लेकिन अन्य पार्टियां भी पिछले चुनावों की तुलना में बढ़त बनाएंगी, क्योंकि आज गृह योग ऐसे है कि हर व्यक्ति की इसमें बढ़त बननी है। अब बात यदि पार्टी की बनाने की आए तो फिर वहाँ पर बीजेपी इन 4 राज्यों में कुछ अच्छा करने जा रही है। ठीक है। और राजन जी, जिस तरह से आरपी राजन जी हम जिक्र कर रहे थे कि अगर बीजेपी आगे बढ़ जाती है और जो सपा है वो पीछे रह जाती है, या फिर किसी प्रकार का ऐसा अंतर आ जाता है, या फिर किसी कारणवश, लेकिन उससे पहले मैं आपका आंसर लूं। इस वक्त बड़ी खबर, योगी सरकार फिर से बनती दिख रही है। अब तक रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में 200 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी सिर्फ 80 सीट से अधिक पर बढ़त बनाकर बैठी हुई है। बसपा 6, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरपी राजन ने, जो कि सपा नेता हैं। आरपी राजन जी, रुझानों में तो बीजेपी की जो 202 पे तकरीबन सरकार बनती है वो पूर्ण बहुमत की, वो तो इस पर रुझानों में तो बन गई, लेकिन अब जाहिर सी बात है आपके माथे पे भी शिकन दिख रही है, और जाहिर सी बात है सभी सपा के नेताओं की माथे पे भी शिकन होगी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी, और उसके बावजूद अगर कुछ भी होता है ऊंच नीच, कमी कहां मानेंगे, या कमी क्या लगेगा, कहां कमी रह गई? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे थे तो जनता के साथ थे, जनता के हित के थे, और पिछले जो कार्यकाल था माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, वो जनता को समर्पित था। समाजवादी पार्टी उन्हीं मुद्दों के साथ अभी भी खड़ी है और खड़ी रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, ये रुझान है और ये प्रारंभिक रुझान है, रुझानों पर ना जाइए, अभी जो थोड़ा सा इंतजार करिए, कोई फिक्र नहीं है। सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, प्रारंभिक रुझान है। अभी मतगणना होने दीजिए मित्र, मतगणना आ जाए, ये रुझान है, और रुझान साफ हो जाएगा कि समाजवादी जनता ने मुद्दों के साथ मतदान किया है। जनादेश में हम जो है हमारे साथ है, जनादेश ने किया, देखिएगा आप, घंटे 2 घंटे का ज्यादा नहीं। पर राजन जी, रुझान तो है, ठीक है, रुझान है, मैं भी मानता हूं कि रुझान ही है, हम बात उसी पे कर रहे हैं, लेकिन रुझान का अंतर कुछ ज्यादा बड़ा सा नहीं नजर आ रहा आपको? बहुत अंतर नहीं है। अभी ये 100 5 10 का उनका अंतर है। ये अभी ये पोस्टल बैलेट का 100 से ऊपर है अभी जी, 100 से ऊपर रुझान जा रहा है, 100 से ऊपर अंतर जो है, बल्कि ज्यादा ही। नहीं, ये जो सीटों पे आ रहा है उसका बता रहा हूँ, मतदाता का कि गणना का, कि इतना अंतर है, उसमें बहुत अंतर नहीं है। 100-150 वोटों से ही आगे पीछे है। अभी वो जैसे ही ये खुलेगी ईवीएम या और सारे क्षेत्र जो काउंटिंग बराबर काउंटिंग शुरू होगी, तो आप देखिएगा हजारों की संख्या में बढ़त करेगी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मतलब एक उम्मीद है कि उम्मीद ये जताई जाए करेल, मैनपुरी, कन्नौज साइड की अगर ओपन हो तब जाके थोड़ी सी बढ़त पर कामयाबी मिल सके। नहीं, उम्मीद नहीं, निश्चित तौर पे मिलेगी। वही नहीं, पूर्वांचल में भी, पश्चिम में भी, मध्य में भी, बुंदेलखंड में भी, आप देखिएगा हर जगह से समाजवादी पार्टी भी बढ़त में आएगी। अभी आने दीजिए, खुलने दीजिए। अच्छा, पूर्वांचल से कहाँ तो उम्मीद है वैसे राजन जी? क्योंकि पूर्वांचल में आजमगढ़ के अलावा छोड़ दें तो पिछला रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं। इस बार बनारस में भी जीतने जा रहे हैं मित्र, बनारस, गोरखपुर। आप देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। अभी हम लोग बैठेंगे, पूरा दिन बैठेंगे, अभी फिर दोबारा शाम को आपके साथ 8 बजे आपके साथ में राज तिलक करवाएंगे, वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से वाराणसी की बात है, इस बार ऐसा तो नहीं कि आजमगढ़ में भी सेंध लगा दे बीजेपी? नहीं, आजमगढ़ में तो सेंध लगेगी नहीं, लेकिन हम बनारस में जरूर, वाराणसी में जरूर समाजवादी पार्टी जो है बढ़त हासिल कर रही है और सीटें जीतने जा रही है। अभी देखिएगा, हम लोग बैठेंगे, सब लोग साथी रहेंगे। नहीं, बिल्कुल साथ में है, शाम तक साथ में। आज ताजपोशी पूरी करके ही चलेंगे। रवि अवस्थी जी
जिस तरह से हालांकि वो काफी सरलता और सहजता से जवाब दे रहे, वरना ऐसी स्थिति में जो प्रवक्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं नेता होते हैं, उनके झुंझलाहट चेहरे पर नजर आने लगती है। लेकिन जिससे जिक्र किया उन्होंने कि वाराणसी में भी सेंध लगा देंगे, हालांकि कॉन्फिडेंस अच्छा है, हो सकता है लगा भी दें। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल इस बार पता नहीं क्यों सपा से बड़ा रूठा सा नजर आ रहा है। दरअसल आशावादी होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जिस सपा नेता जो प्रवक्ता भी बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है। जहाँ तक जो आपका सवाल है पूर्वांचल में, तो पार्टी की तरफ से वहाँ पर जो पूरी एक लहर जो है, चाहे पूर्वांचल हो या अन्य हिस्से हो, कहीं ना कहीं देखिए आप मोदी सरकार का भी एक बड़ा इफेक्ट नजर आता है। भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर मतदाता अगर स्थानीय सरकार से नाराज भी है थोड़े बहुत, तो वो कहीं ना कहीं चेहरा देखते हैं कि केंद्र में जो चेहरा है वो कितना कारगर है। तो स्वाभाविक तौर पर उसका भी कहीं ना असर नजर आता है। तो पूर्वांचल में जो स्थिति बन रही है वो भी मुझे लगता है कि उसी की एक परिणाम है। बिल्कुल ज्योतिष जी, जिस तरह से आचार्य जी, एक सवाल बड़ा दिलचस्प है, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से राजेश जी, जिस तरह से सपा पीछे चल रही है, अखिलेश यादव की कुंडली को ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रही, कुछ उपाय हैं जो कि अभी किए जा सकते हो? ऐसे उपाय नहीं होते हैं, क्योंकि जो उपाय करने होते हैं वो चुनाव से पहले उपाय होते हैं। तो विद्यार्थी को यदि कोई उपाय करना है तो परीक्षा आने से पहले उपाय करेगा, तब तो उसमें सफलता मिलती है। और लेकिन बाद में फिर जो फिक्स हो गया फिर वो फिक्स हो जाता है, तो उसके अनुसार एक बार लग गई तहसील में कैद हो जाता है, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, जो आपने ठीक है, इंसानों की क्या जगह का भी कुछ पॉलिटी रेट रहता है कि कुछ जगह जैसे आजमगढ़ हुआ या पूर्वांचल हुआ, इन जगह से भी कुछ ताल्लुक होती है कुंडली का कि भाई यहाँ पे फलाने की कुंडली ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, यहाँ पे थोड़ी सी डाउन हो जाएगी? ये तो 100% होता है। भूमि का जब भाग्योदय होता है तब अच्छे पुत्र पैदा होते हैं और वो भाग्य का जागरण करते हैं। जैसे आज मोदी जी ने, ये भारत का भाग्योदय है कि आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री आपको मिला और पूरी दुनिया ही उसकी जय जयकार कर रही है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही उनकी सब जय जयकार हो रही है। आज यदि आप युद्ध देखें तो पूरी दुनिया उनको लेके बैठी हुई है। हर व्यक्ति को एक उम्मीद है मोदी कुछ कर सकता है इस युद्ध के बीच में। इसका मतलब निश्चित रूप से कि गुजरात का एक भाग्योदय हुआ है और ऐसा व्यक्ति वहाँ पैदा हुआ है। तो भूमि का जो असर होता है वो व्यक्ति के ऊपर होता है और उसके अनुरूप ही यदि व्यक्ति दे दिए जाए तो चुनाव जीत जाता है। और प्रगति विपरीत हो और वो आप यदि बिठा दें तो वहाँ नुकसान होता है। अच्छा, जैसे कि मोदी जी की कुंडली बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली कोई कुंडली होती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव वेव निकलने लगती है, जो बाकी जो जैसे योगी आदित्यनाथ हुए इनको भी साथ में लेके चली जाती है। नहीं देखो, कुंडली में यदि बात करूंगा मैं तो सहारा लगा देती है। नहीं, सहारा नहीं लाती। आज योगी आदित्यनाथ जी भविष्य के प्रधानमंत्री ही हैं, आप इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मोदी जी ठीक है, मोदी जी और योगी जी बीजेपी के माध्यम से यदि हम देखेंगे तो हम एक मोदी जी को भी नंबर देने पड़ेंगे कि उनके हम काम से प्रभावित होकर योगी जी को वोट दिलवा रहे हैं। परंतु योगी जी की कुंडली कमजोर कुंडली नहीं है और भारत का भविष्य आने वाले समय में बहुत उज्जवल है, पूरी दुनिया पर शासन करेगा, तो उसमें योगी जी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो वहाँ योगी और मोदी को कुंडली के बेस पे कंपेयर करना ठीक नहीं है। योगी जी अपने आप में धुरंधर हैं, जो आने वाले समय में आपको उनका चमत्कार दिखाई देगा जिस प्रकार। बिल्कुल, ये बात जो आपने कुंडली की कही और आने वाले प्रधानमंत्री, भविष्य के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो खुद अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस वार्ता में कही थी बात कि अगर वो इस बार भी चुनाव जीत जाते तो फिर दावेदार हो जाते हैं वो प्रधानमंत्री के। राजन जी, मैंने सही कहा ना? ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। दीपक जी, आने वाले समय में जनादेश तय करेगा। और तो भाई जनादेश पे भरोसा करते हैं, जनादेश तय करेगा और जो जनादेश आदेश करेगा बिल्कुल अखिलेश यादव जी भी आगे बढ़ेंगे और देश का नेतृत्व संभालेंगे। जो जनता आदेश करेगी उसका पालन। ठीक है, जी रवि जी, समय चूंकि कम है, ब्रेक का समय हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप कम शब्दों में बात पूरी। दरअसल मैं राजेश जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी भी एक बड़े नामचीन ज्योतिषी से बात हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही थी कि पंजाब में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में हालांकि भाजपा के पक्ष में रुझान आ रहा है स्वाभाविक तौर पर, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर एक बड़ी बात कही थी। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसी संभावना थोड़ी सी इसमें कम है। उसके पीछे कुछ कारण है। पंजाब की जो वर्तमान परिस्थिति, पंजाब की जो उत्पत्ति दिवस है, उस उत्पत्ति दिवस के अनुरूप बीजेपी अब अगले वाले 2025 के बाद बीजेपी वहां पर अपनी दमखम के साथ कुछ दिखा पाएगी। ठीक बात, जो अपनी दम पर व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो वहां पे शासन ज्यादा कर जाएगा। तो इसलिए आप और कांग्रेस जो स्थिति बनी है वो अधिक मजबूत है बनस्बत अकाली दल, अमरिंदर सिंह और बीजेपी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ दीपक बघेल जी और आरपी राजन जी और रवि अवस्थी जी और आपका ज्योतिष जी, तमाम जानकारी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।